ये तहरीक ज़ाहिर है ताजरों ने शुरू की थी, अवामी मसाइल के हवाले से ये तहरीक शुरू हुई थी, लेकिन बाद में कुछ तकरीबी जहनीत के लोग इस तहरीक में आए और उन्होंने ये तहरीक हाईजैक कर ली है, जो रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अहम इदारों के हवाले से बड़ी मनफी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, बड़ा सख्त प्रोपेगेंडा करते हैं। क्या हल आपके पास उन लोगों के हवाले से, इस तहरीक के हवाले से? अब तो वो कह रहे हैं कि मुतालबात नहीं मानेंगे तो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन भी नहीं होने देंगे। ज़ाहिर इलेक्शन का साल है, उनका बड़ा मुतालबा है कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में जो मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं, 12 नशिस्तें हैं, वो ख़त्म कर दी जाए। तो क्या पॉलिसी होगी? सुनेंगे उन्हें या कोई दरमियानी हल निकालेंगे या सख्ती की जाएगी? क्या होगा? देखिए समझ साहब, एक तो मैं वाज़ेह और दो टोक अंदाज में कहना चाहता हूँ कि महाजरीन नशिस्तों के तो ख़ात्मे का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी वजह तस्मिया सुन लीजिए तो आपको इस सारे डॉक्ट्राइन को अनफोल्ड करने में बड़ी सहूलत मिलेगी। बज़ाहिर जो यकतरफा प्रोपोगंडा वो क्या किया जा रहा है जी कि महाजरीन नशिस्तों की वजह से जो 12 हमारे दोस्त हैं वो आज़ाद कश्मीर के वसाइल पर वो काबिज़ होने की कोशिश करते हैं या उनका बेरहमी से इस्तेमाल करते हैं। अब मैं यहाँ आपसे एक बात करना चाहूँगा और 2-3 मिनट आपसे लूँगा भी कि यही महाजरीन थे जिनके आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दे के इस खित्ते को तहरीक आज़ादी कश्मीर की जिन्होंने बुनियाद डाली। 19 जुलाई 1947 को जो करारदाद पेश की गई उसमें इन महाजरीन का खून शामिल है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो सेक्रेटरी थे खुर्शीद मिल्लत खुर्शीद हसन खुर्शीद, वो कौन थे? जो हमारे पहले स्पीकर थे शेख मंजर मसूद, वो कौन थे? तो अगर आपको 2-3 महाजरीन नुमाइंदों के किरदार से कोई इख्तलाफ है तो आइंदा आने वाले इंतखाबात में अवाम उनको मुस्तरद कर सकते हैं। लेकिन आप इस बहाने कज़िया कश्मीर या तहरीक आज़ादी कश्मीर की जड़ों को ही खोखला करना शुरू कर दें तो कौन सी सेन वॉइस आपको ये करने की इजाज़त देगी? लाखों शहीदों का लहू इसमें शामिल है, इसमें हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियाँ शामिल हैं। और ये जितना स्टेट स्ट्रक्चर आज आप देख रहे हैं, अगर इससे कज़िया कश्मीर को अलग कर दिया जाए तो फिर तो ये 4.5 लाख मरबा मील का किस्सा है, फिर तो ये सारे निज़ाम को आपको दोबारा ओवरहॉल करना पड़ेगा। तो ये एक इंतहाई ख़तरनाक, और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा मुतालबा है कि शायद करने वालों को भी पूरी तरह अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या मांग रहे हैं। ये तो अनोखा लाडला जो है वो खेलने को चांद मांगने से भी आगे चला गया, पता नहीं कोई चीज़ वो मुतालबा, ये जो है मुतालबा बुनियादी तौर पर ये मसला कश्मीर को सर्द खाने में नहीं, ये दफन करने के मुतादिफ है। और इसके तो पूरा करने का कोई सवाल नहीं। और इसको पूरा करना किसने है? ये तो सारी एक्शन कमेटी जो है वो मिल के भी सिर्फ एक सूरत में इसको पूरा कर सकती है कि वो आएँ, वो इतनी अवामी कुव्वत के साथ आएँ कि एक रजिस्टर्ड पार्टी की सूरत में इलेक्शन लड़ें, 2/3 अक्सरियत हासिल करें, आज़ाद कश्मीर की असम्बली में अगर ये तरमीम कर सकें तो कर लें। ये तो इसका ऐनी रास्ता है। लेकिन आप तिम्बर के टंडे दिखा के आज़ाद कश्मीर की असम्बली को यरगमाल बना के रियासत, आपने अर्ज़ किया ना कि रियासत ने पहले 2 दफ़ा इनके मुतालबे माने, तो क्यों माने? इसलिए माने कि शायद उन मुतालबों के मानने से अगर भलाई मतलूब है तो वो हो जाए तो हर्ज कोई नहीं है। पॉलिटिकल डायलॉग जो है उसमें कभी भी हुकूमतों की ज़िद्दें नहीं होती। लेकिन जब आप सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन को, आप रेड लाइंस को भी क्रॉस कर जाए, आप जो आपने दूसरी तरफ इशारा किया कि जी फ़ौज के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करते हैं, अब जिनको इस मार्का हक़ के बाद भी मुहाफ़िज़ अफवाज और काबिज़ अफवाज में फ़र्क मालूम नहीं है तो उन अकल के अंधों के लिए मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूँ? और फिर मैं साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आप इस एक्शन कमेटी की क़यादत के सारे अल्फाज पिछले 2-3-4 रोज़ से देखिए कि जी हमें पाकिस्तान से कोई इतराज़ नहीं है, हमें फ़ौज से कोई इतराज़ नहीं है, हमें जो है वो हमारा तो झगड़ा जो है वो इन सियासी इस क़यादत से है। तो जब आपका फ़ौज से कोई झगड़ा नहीं है, आपका पाकिस्तान से कोई झगड़ा नहीं है, तो फिर आपका पाकिस्तानी फोर्सेस का ये मुतालबा करना, जो हमारे नौजवान हैं उनका तनासब चेक कर लें कि मुसल्लह फ़ौज में कितना है, इस्लामाबाद पुलिस में कितना है, और मुसल्लह फ़ौज में जो कश्मीरी जनरल्स हैं आप उनकी तादाद गिन लें बाकी पाकिस्तान की मुनासबत से, तो वो क्या है? ये सारी ओनरशिप दी किसने हमें? मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान ने। आटा उधर से, चीनी उधर से, अशिया खुर्दोनोश उधर से, हमारे दरियाओं का सारा रुख उधर से। फितरत हमें यह कहती है कि हम अलहदा नहीं हो सकते। तो फिर अगर ये बयानियाँ हैं कि आप अपना सिर्फ सियासी दुकान चमकाने के लिए ये कह देते हैं कि जी हमें एतराज़ तो कोई नहीं है, लेकिन अगर ये फोर्सेस आएँ तो ना भाई ना। अब आपने पिछले दिनों देखा कि इनके एक लीडर ने, जब एक पुंछ में एक वाक़या हुआ तो वहाँ जो जिम्मेदारान थे, मुलजिम थे, वो जो गिरफ़्तार किए गए, तो वहाँ पे ये कहा गया जी कि दरख्त फेंक दिए जाएँ, आज़ाद कश्मीर पुलिस जो है उसका दाखिला भी बंद कर दिया जाए। तो मामला फिर साफ़ हो गया कि FC या PC का तो झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा ये है कि स्टेट रिट को चैलेंज किया जाए, रियासत की रिट को ख़त्म किया जाए, जत्थों की सूरत में अपने मुतालबात जो हैं वो
ताकत के ज़ोर पर बनवाए जाएं, तो फिर ये जो अज़ाइम हैं या ये जो एजेंडा है, ये किसी दुश्मन का एजेंडा तो हो सकता है, ये किसी मुहब्ब वतन कश्मीरी का एजेंडा नहीं हो सकता। ये जो आप दुश्मन के एजेंडे की बात कर रहे हैं अनवारुल हक साहब, ये बताएं कि आपके पास मालूमात हैं कि वाकईतन ये किसी दुश्मन का एजेंडा है या ये आप इसे इख्तियारी के तौर पर ये बात कर रहे हैं? क्या मालूमात है आपके पास? ये तहरीक जो है ये ऑर्गेनिक तहरीक है या है कोई इसके पीछे? देखिए, गुजारिश ये है कि ये एक्शन कमेटी एक डिसिप्लिन्ड चीज़ नहीं है। इसमें कभी ये नेशनलिस्टों के साथ इकट्ठे हो जाते हैं ताजर, और कभी ये उनसे अलहदगी का ऐलान कर देते हैं। ये पिछले 2-2.5 साल से ये गुड कॉप बैड कॉप का ड्रामा ये रचा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ उन्हें खुद भी पता है कि उनके अंदर कौन जो हैं वो 5th कॉलमिस्ट हैं, 5th जनरेशन वॉर करने वाले कौन हैं, किन के तांते कहाँ मिले हुए हैं। अब कहते क्या हैं कि जी इसके लिए हमें सबूत फराहम किया जाए। जब आप मुल्क की सलामती को कॉम्प्रोमाइज़ करने की गुफ्तगू करते हैं, रियासत के स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर को, रियासत के आइनी ढांचे को आप सवालिया निशान बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपकी तो कोई कुर्बानी नहीं है, अबाउ अजदाद की आपकी कुर्बानी ज़रूर शामिल हो सकती है, तो फिर ये सारा नैरेटिव, ये सारा इंतशार, ये हकूक़ की गुफ्तगू जो है, अगर आप बलूचिस्तान से चलें और इसको खैबर पख्तूनख्वा तक ले जाएं, तो आप ये पूछ सकते हैं वहाँ पे कि जो वहाँ पे जो फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, जो हमारे जवानों को, हमारे अफसरों को शहीद कर रहे हैं, उनके खिलाफ ब्लैक एंड वाइट में क्या सबूत है? गुलभूषण यादव वहाँ से नहीं पकड़ा गया था। 2 चीज़ें हैं, एक हार्डकोर रॉ का एजेंट कहलाना और एक दुश्मन मुल्क के अज़ाइम की तकमील के लिए फैसिलिटेशन फराहम करना। तो फैसला छोड़ देते हैं आज़ाद कश्मीर के बारे में। साहब, मसला यह है कि आज़ाद कश्मीर की जो बड़ी सियासी जमातें हैं, अगर हम तहरीक इंसाफ की बात करें तो वो भी जो है तकसीम होकर, बागी होकर अपनी क़यादत से वो आपके साथ आ गई। अक्सरियत उनकी नून लीग हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, वो भी आपके हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा है। तो अपोजिशन किसने करनी है आज़ाद कश्मीर के अंदर? ये रोल फिर जब बड़ी सियासी जमातें अदा नहीं करेंगी तो फिर इस वैक्यूम को किसी और ने फिल करना था। आज़ाद कश्मीर में अगर आप हमारी हिस्ट्री देखें तो यहाँ कई दफ़ा ऐसी हुकूमतें आई हैं जिनकी 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत थी। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन में PTI की सूरत में 9-10 लोग बैठे हैं, और जो मेरी इत्तेहादी जमातें हैं वो भी कभी कभार अपोजिशन का किरदार अदा करती रहती हैं। तो अपोजिशन की कोई कमी नहीं है आज़ाद कश्मीर में। तो अब ये बताएं अनवारुल हक साहब के होगा क्या अब? इस्लामाबाद पुलिस से भी इजाफी दस्ते बुलाए जा रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाने की भी बात हो रही है। किस तरह से निपटेंगे इस मरतबा इस एहतजाज से? सख्ती होगी या मुज़ाकरात या बातचीत भी हो सकती है? देखिए, मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि हमेशा सेन वॉइसेस ही फतह पाती हैं। इन अमल मालूम बिन्नियात, मामलात जब भी हल होते हैं वो खुश उसलूबी से बातचीत के ज़रिए हल किए जाते हैं, लेकिन उनकी शर्त अव्वल क्या होती है कि आपके मुतालबात और आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो रियासत के आइन को और रियासत के ढांचे को किसी सूरत नुकसान ना पहुंचाए। अगर आप रियासत की रीढ़ को चैलेंज करते हैं, आप जत्थों की सूरत में ताकत के ज़ोर पर जलाओ घिराओ की बातें करते हैं, आप सोशल मीडिया पर ऐसे नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि जिनसे सिर्फ इंतशार और अनारकी की बू आती है, तो फिर रियासत के पास क्या ऑप्शन रहता है? तो भैया बताएं अनवारुल हक साहब के FC या रेंजर्स को बुलाने के हवाले से फिर क्या पॉलिसी है? जब मई 2024 में एहतजाज हुआ था तो काफ़ी हालात ख़राब हुए थे, तो तलब कर रहे हैं FC या रेंजर्स को, इस हवाले से क्या फैसला हुआ है? और फिर इसका मतलब यही है कि इस मरतबा सख्ती होगी? आज़ाद कश्मीर में जो स्ट्रेटजिक इंस्टॉलेशंस हैं उनकी हिफाजत के लिए इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी तैनात है मुजफ्फराबाद में। वो एक दिन के लिए भी वापस नहीं गई। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, अभी चंद दिन पहले एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया फेडरल गवर्नमेंट के जो अदारे हैं, जो नेक्टा के, वो उनकी जानिब से जी के कुछ स्ट्रेटजिक इंस्टॉलेशंस को जो हमारा मुल्क, जो दुश्मन मुल्क है, रॉ और उसकी एजेंसियाँ जो हैं वो टारगेट करना चाह रही हैं। तो अब उसके लिए प्रिएम्पशन के लिए जो ज़रूरी मेजर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने नहीं लेने, तो किसने लेने हैं? उस ख़त को सोशल मीडिया पर ये एक्शन कमेटी की क़यादत ने इस तरह से मिलाइन करना शुरू किया कि जिस तरह जनाब इसकी आड़ में पता नहीं क्या होने जा रहा है। अब आप ये अंदाज़ा कीजिए कि जब आप ये इस तरह की हरकतें करते हैं और फिर आप पर ये कहा जाता है कि जी ये रॉ के अज़ाइम की तकमील हो रही है, तो जो आज़ाद कश्मीर की स्ट्रेटजिक इंस्टॉलेशंस हैं, हसास तनसीबात हैं, अगर वो भी मैं अनगार्डेड छोड़ दूँ तो फिर ये रॉ का एजेंडा नहीं तो क्या है? और जब उसके ऊपर गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स किया, इन्होंने वो पोस्टर डिलीट कर दी। तो इसी तरह ही FCPC जो है, ये आज़ाद कश्मीर में आज की गुफ्तगू आप सुन लें इनके एक मर्जी लीडर की, आज़ाद कश्मीर पर हमला तस्वर किया जाएगा। ये खुदा न खास्ता हिंदुस्तानी फ़ौज है जो आज़ाद कश्मीर पर हमला तस्वर किया जाएगा, जब पाकिस्तानी अदारे जिनमें कश्मीरी जो हैं
वो नौकरियां कर रहे हैं, तरक्की के तमाम मौके उनको हासिल हैं। ये इस्लामाबाद में सिर्फ तकरीबन 25 से 30 हज़ार जो हैं आज़ाद कश्मीर के नौजवान जो हैं वो मुख्तलिफ शोबों में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची तक हमारे लोग जो हैं वो अपने रोज़गार के सिलसिले में मुकीम हैं, कभी कोई तासुब नहीं बरता गया। तो फिर ये बात करनी कि जी वो अदारे जो लॉ एंड ऑर्डर के जिम्मेदार हैं, कल अगर मसलन ये इससे बढ़कर एक मुतालबा और कर देते हैं कि जी फिर पाकिस्तानी फ़ौज भी चली जाएँ, तो फिर मार के पाकिस्तानी फ़ौज की जगह इन्होंने लड़ना था। तो ये एक ऐसा आवारा किस्म का नैरेटिव है कि अगर इसको इस दफ़ा इसका कला कमा ना किया गया तो मैं ये समझता हूँ कि फिर कौमी सलामती के सारे तकाजे जो हैं वो ख़तरे में पड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया।